तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पे पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए मॉडल पेपर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। बल्कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अदर स्टेट में जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे पूछे गए हैं। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें, आपके जो है यहाँ से कम 1 या 2 नंबर हो सकता है आपके एग्ज़ाम में बन जाएँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस का PDF अगर आप चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले मैं कई सारे पार्ट बना चुका हूँ, अगर आप इच्छा रखते हैं देखने की तो नीचे मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि किस तरह से अदर स्टेट में पशुधन का पेपर होता है और आप कितना उसके लिए तैयार रहते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार की मिट्टी के पानी में से जो पौधों के लिए सबसे उपयोगी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। एमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर विच वन इज मोस्ट यूजफुल फॉर द प्लांट, यानी सॉइल वाटर इनमें से कौन सा सॉइल वाटर प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद रहता है। तो आपको पता है जो सॉइल वाटर होता है कई तरह का होता है, कैपिलरी वाटर होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, ग्रेविटेशनल वाटर होता है, कॉम्बाइंड वाटर होता है। तो इसमें इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वाटर जो है पौधों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। तो सभी को पता है जो कैपिलरी वाटर होता है, ठीक है, जो केशिका जल होता है, वो वाटर जो है पौधों के सबसे ज़्यादा काम आता है। वही वाटर, उसी वाटर को पौधे जो प्लांट होते हैं सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व कर पाते हैं, शोषित कर पाते हैं। ठीक है, वही वाटर क्या होता है रूट से स्टेम तक जा पाता है। ठीक है, बाकी जो हाइग्रोस्कोपिक और ग्रेविटेशनल वाटर होता है ये मिट्टी के बहुत अंदर होता है, सॉइल के बहुत अंदर होता है। तो उस वाटर को जो प्लांट की जो रूट होती है वो उस वाटर को टैप नहीं कर पाती, जिससे उसको एब्जॉर्व नहीं कर पाते। तो आंसर क्या होगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होगा, सॉरी कैपिलरी वाटर होगा, केशिका जल इसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो, जो शकरकंद होता है, ठीक है, उसका खाने वाला भाग कौन सा होता है। तो जो स्वीट पोटैटो है उसका खाने वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है, वो होता है मोडिफाइड रूट। कौन सा, रूपांतरित जड़ जो है वो हम शकरकंद की खाते हैं। ठीक है, स्टेम तो आपको पता ही होगा, जो मॉडिफाइड स्टेम होती है वो हम पर जो पोटैटो होता है, आलू होता है, ठीक है, उसका खाते हैं। ठीक है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है अगर आपको आता है कि जो अनार होता है, पोमीग्रेनेट होता है, उसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं। अगर आपको आता है तो कमेंट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेरसीम इज ए फूडर क्रॉप एंड सोइंग इन द मंथ ऑफ, यानी कि बरसीम एक चारे की फसल होती है। ठीक है, इससे कई लोग बरसीम या बेरसीम बोलते हैं, तो जो आप कहें बरसीम एक चारे की फसल है, उसे कब बोया जाता है। देखिए बरसीम मैं आपको बता दूं एक चारे की फसल होती है, एक फूडर क्रॉप होती है, ठीक है, जिसका उपयोग जनरली जो हमारे पशु होते हैं उनको चारे के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। जो बरसीम होता है इसको किंग ऑफ फूडर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चारे का राजा, किंग ऑफ फूडर भी कहते हैं। इतना आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसे किस सीज़न में या किस टाइम में बोया जाता है। तो ये एक रवि के सीज़न में बोया जाता है, रवि की क्रॉप है। जो बरसीम होती है, जो किंग ऑफ फूडर है, चारे का किंग है, वो रवि की क्रॉप है। तो आप सभी को पता होगा जो रवि की क्रॉप होती है उसे हम कब बोते हैं, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। विंटर क्रॉप है ये एक, ठीक है, जाड़े के समय में रवि की क्रॉप को बोया जाता है। अगर मैं मंथ की बात करूं तो अक्टूबर से लेकर नवंबर के मंथ में जो है इसको बोया जाता है। तो आंसर क्या होगा, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, क्या हुआ आंसर, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, एक खरीफ की क्रॉप होती है। खरीफ की क्रॉप आपको पता है कि ये रेनी सीजन में बोई जाती है। ठीक है, रेनी सीजन बोलते हैं जून से लेके जुलाई के बीच में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वाटर यूज एफिशिएंसी इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ। क्वेश्चन ये है कि जो वाटर
यूज़ की एफिशिएंसी है, वाटर की एफिशिएंसी है, वाटर को प्रयोग करने की दक्षता है, वो सबसे ज़्यादा कौन सी इरिगेशन में होती है? ठीक है, आपको पता होगा जो सिंचाई करने के मेथड होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि एक फ्लड इरिगेशन होता है, बॉर्डर इरिगेशन होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन भी होता है, एक ड्रिप इरिगेशन भी होता है। हमें बताना है कि किस मेथड से सिंचाई करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, यानी किस पानी को जो सॉइल है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि हम सिंचाई करते क्यों हैं, ताकि जो पानी है वो मिट्टी के अंदर जाए। ठीक है, तो जो ड्रिप इरिगेशन है उस मिट्टी में वाटर एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, उसकी जो जल दक्षता है वाटर एफिशिएंसी यानी वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन जनरली जो इजराइल है वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि ड्रिप इरिगेशन का विकास वहीं पे हुआ है, इजराइल में हुआ है। ठीक है, हिंदी में इसे टपकाऊ विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टपकाऊ विधि भी बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू पोटैटो ट्यूबर इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। जो आलू का जो जिसे हम खाते हैं ट्यूबर होता है वो किससे बना हुआ होता है, यानी आलू बोल रहा है कि किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है, तो आलू का जो ट्यूबर होता है वो स्टेम का क्या तने का रूपांतरित रूप होता है। ठीक है, इसलिए जो आलू का जो ट्यूबर है उसे मॉडिफाइड स्टेम कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। रूट नहीं होगा, मुंह उठा के रूट पे टिक मत कर देना। आलू का जो हम पार्ट खाते हैं वो मॉडिफाइड स्टेम खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, में से कौन सी फसल सभी मौसम में या सभी मौसमों में उगाई जाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन ऑल द सीजन्स। ठीक है, सभी मौसमों में जो फसल उगाई जाती है कौन सी है? शुगर केन यानी कि गन्ना, ग्राउंड नट, ठीक है, लेंटिल यानी कि मसूर, और मेज यानी कि मक्का। तो आपको पता होगा कि जो मेज है, जो मक्का है, जो मक्का होता है वो ऑल टाइम सीजनल क्रॉप होती है। ठीक है, इसे साल के किसी भी मौसम में भारत के करीब करीब हर राज्य में इसको उगाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मेज़ यानी कि मक्का। ठीक है, क्या होगा? मेज़ यानी कि मक्का। ये जो मेज़ है, जो मक्का का प्लांट होता है, ये जनरली एक डे न्यूट्रल प्लांट होता है, और इसे करीब करीब भारत के हर राज्य में आसानी से उगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि CFTRI केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है? तो आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ, उत्तराखंड में तो हो नहीं सकता। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो जो सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो मैसूर में स्थित है। कहाँ पे? मैसूर में स्थित है। मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटका में, या कर्नाटक जो भी आप कहें, कर्नाटका में जो है मैसूर है, और वहाँ पे CFTRI स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स या विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज साइकिल्ड इन द सॉइल थ्रू एटमॉस्फेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस पोषक तत्व को वायुमंडल के माध्यम से मिट्टी में चक्रित किया जाता है? मतलब ये है कि कौन सा पोषक तत्व यानी कि पहले जो है वो एटमॉस्फेयर में जाता है फिर से अर्थ में आ जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका जो जिंक होता है, ऑप्शन नंबर डी। जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो एटमॉस्फेयर में बार बार उसकी रिसाइकलिंग होती है और फिर से कहाँ आता है? अर्थ में आ जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। जिंक तो नहीं बोला मैंने, सॉरी, नाइट्रोजन होगा। ऑप्शन नंबर, अगर मैंने जिंक बोला तो जिंक नहीं, क्या होगा? नाइट्रोजन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं? प्लांट एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, फिक्स करते हैं, फिर वो जो प्लांट होता है वो प्लांट उसकी जब डेथ होती है तो वो मिट्टी में मिलता है, मिट्टी में मिलने के बाद वो फिर से एटमॉस्फेयर में आता है और यही साइकिल चलती रहती है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसलें जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को आसानी से फिक्स नहीं कर पाती, यानी जो जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता नहीं होती, उसको पूछ रहा है ये।
ठीक है। तो जनरली जो दलहनी फसलें होती हैं वो सभी नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती हैं, लेकिन जो राजमा की फसल होती है, कौन सी, जो राजमा की फसल है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता नहीं होती। क्या बोला मैंने, जो राजमा की फसल होती है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता नहीं होती, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। तो आपको पता ही कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया ही करते हैं, ठीक है। जैसे राइजोबियम हो गया, लेकिन राजमा में वो नहीं पाए जाते, इसलिए राजमा में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता भी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कृषि जलवायु, द एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन विच इंडिया इज डिवाइडेड आर, यानी भारत को कितने कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को 15 कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों में बांटा गया है। आंसर क्या होगा, 15। देखिए यहाँ पे अगर वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन बोलेगा तो आपका 15 आंसर होगा। अगर ये ऐसा बोलता कि भारत को कितने इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है, अगर ऐसा बोलता कि भारत को कितने इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है, तो भारत को 20 इकोलॉजिकल जोन में, पारिस्थितिकीय जोन में बांटा गया। याद रखना, एग्रो क्लाइमेटिक जोन बोले तो 15 आंसर होगा, और अगर इकोलॉजिकल जोन बोले यानी पारिस्थितिकीय जोन बोले तो 20 होगा। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी, यानी वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो डोरमेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है। डोरमेंसी तो आपको पता ही होगी। डोरमेंसी क्या होता है, देखिए कुछ जो प्लांट होते हैं, कुछ एनिमल्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लांट की बात हो रही है। कुछ प्लांट इस तरह के होते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए अपनी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिससे कि उनको अनफेवरेबल कंडीशन में उनको जीवित रहने में हेल्प मिलता है। जैसे कि सीड ले लो, जो बीज होता है, जो किसी भी चीज़ का सीड होता है, उसे जब हम धूप में सुखाते हैं, कितना भी उसमें धूप को सुखाते हैं, तो वो मरता नहीं, क्योंकि वो अपने को कुछ टाइम के लिए डोरमेंसी में डाल देता है। डोरमेंसी में क्या होता है कि जो सीड होता है वो ग्रोथ करना, रेस्पिरेशन करना, सब कुछ क्या कर लेता है, बंद कर देता है, ठीक है। तो और जब उसको ले फेवरेबल कंडीशन आती हैं, जैसे जब उसको सॉइल मिलती है, जब उसमें पानी पड़ता है, तब जाके क्या होता है, वो अपनी डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ठीक है। ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन अगर हमें आर्टिफिशियल तरीके से जो डोरमेंसी है उसको ब्रेक करना है, उसके लिए जनरली हम जिब्रेलिन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, जो जिब्रेलिन होता है उसका यूज़ किया जाता है। वैसे तो साइटोकाइनिन का भी करते हैं, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे सिर्फ ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड होता तब तो हम साइटोकाइनिन को टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे जिब्रेलिन या फिर जिब्रेलिक एसिड भी है, उसको टिक करेंगे, क्योंकि जिब्रेलिन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डोरमेंसी को ब्रेक करने में, ठीक है। एब्सिसिक एसिड तो आपको पता ही है, इसका यूज़ जो है प्लांट की ग्रोथ को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो सेल डिवीज़न में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अधिकांश पौधे मिट्टी के रूप में मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, यानी अधिकतर प्लांट मिट्टी से नाइट्रोजन को किस फॉर्म में प्राप्त करते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन बहुत सारे फॉर्म में मिलती है, अमोनिया में भी नाइट्रोजन मिलता है, नाइट्रेट में भी नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है, और नाइट्राइट में भी नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन इसके अलावा फ्री स्टेट में भी मिलता है। तो जो प्लांट होते हैं वो जनरली नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में, किसके फॉर्म में, नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, NO3 की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाती, ठीक है। तुम सोच रहे होंगे सर डायरेक्ट नाइट्रोजन को N2 को ही क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर लेती। प्लांट की जो रूट होती हैं वो नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल होती हैं, नाइट्रोजन को नहीं, इसीलिए जो है नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करती हैं, उसमें जो है नाइट्रोजन होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो डायरेक्ट नाइट्रोजन को ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर अमोनिया से करते हैं,
ठीक है, जैसे कि धान, पैडी, मक्का, मेज़, ऐसे प्लांट याद रखना आपको। पैडी यानी कि धान, ठीक है, इसके अलावा मक्का यानी कि मेज़, ये ऐसे प्लांट हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया से एब्जॉर्व करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, अधिकतर प्लांट नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्व करते हैं, लेकिन पैडी और मेज़ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में लेते हैं, याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कौन सा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है, जिंक। जिंक किस कैटेगरी में आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आता है। अगर आपको नहीं पता है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, 11th की बायोलॉजी का पार्ट है, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है ये। अगर आपको नहीं पता कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म या फिर लघु पोषक, या प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता, अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करो, वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर मुझे हमें बता दो, तो मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा। मैं मान रहा हूँ कि सभी को आता होगा, अगर फिर भी किसी को नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करो। अगर मुझे लगा कि किसी को नहीं आता, मैं इस पर ज़रूर एक वीडियो एक जो है आपको दूंगा, जिसमें मैं क्लासिफिकेशन कर दूंगा एलिमेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन की कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की नाइट्रोजन द फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रोजन इन एमाइड फॉर्म, यानी कि नाइट्रोजन वो कौन सा फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन एमाइड की फॉर्म में मिलता है। सिंपल सी बात है, कौन से उर्वरक में जो नाइट्रोजन है वो एमाइड की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो यूरिया होता है, यूरिया में जो है नाइट्रोजन एमाइड की फॉर्म में मिलता है। किसमें, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो नाइट्रोजन है वो यूरिया की फॉर्म में मिलता है, और जो यूरिया होता है, यूरिया को हम क्या बोलते हैं, यूरिया को हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी बोलता है। आपने देखा होगा सरकार भी बहुत ज़्यादा जोर चलाती है यूरिया वाली खाद यूज़ करो, तो यूरिया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ठीक है, जैविक जो है एक खाद होती है। तो आंसर क्या होगा, जो यूरिया होता है उसमें नाइट्रोजन एमाइड की फॉर्म में मिलता है। कंफ्यूज तो नहीं होना इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और शायद आज के लिए लास्ट भी हो ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहर के किनारे, नियर द कैनाल बैंक्स सॉइल्स बिकम, नहर के कैनाल, नहर को बोलते हैं, नहर के किनारे जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है, एसिडिक होती है, बेसिक होती है, न्यूट्रल होती है। बता दूं आपको कि जो कैनाल्स होती हैं, जो नहरें होती हैं शहरों में, आपने देखा सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है, खेतों में जो जाती हैं, वो उनमें उनके किनारे जो मिट्टी होती है वो जनरली बेसिक नेचर की होती है, यानी एल्कलाइन नेचर की होती है, क्षारीय माध्यम की होती है। ठीक है, आंसर क्या होगा, एल्कलाइन होते हैं, क्योंकि इसमें तरह तरह के बेस जो है मिलते हैं, इसलिए एल्कलाइन मीडियम की होती है। जबकि जो पहाड़ी सॉइल होती है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, जो हिली सॉइल होती है, जो पहाड़ी मिट्टी होती है, कौन सी, पहाड़ी मिट्टी। ठीक है, पहाड़ी मिट्टी हमेशा किस नेचर की होती है, वो एसिडिक नेचर की होती है। लेकिन जो कैनाल्स के किनारे जो मिट्टी होती है, नहरों के किनारे, वो क्या होती है, वो बेसिक नेचर की होती है, एल्कलाइन नेचर की होती है। यहाँ पे तो हमें कैनाल पूछा है तो एल्कलाइन होगा, अगर ये पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी पूछता तो क्या होता, एसिडिक होता। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बस अगर आप मुझे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में घूमते हैं कभी, तो वहाँ पे आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।